Hello guys, my name is Neelam Mishra and welcome you all to my YouTube channel Commerce Learning. I hope you all are good. और इस वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट पेपर 2 की, यानी कॉमर्स में जो यूनिट फर्स्ट है हमारी बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की, उसके एमसीक्यूज़ हम देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने पार्ट 1 एमसीक्यू का नहीं देखा है, एमसीक्यू नहीं सॉल्व किए हैं, तो प्लीज़ जाइए उसको देखिए और एमसीक्यू को सॉल्व करिए। कमेंट करिएगा कि कैसे हैं, और आपको कुछ ऐड करना है किसी क्वेश्चन में तो आप ऐड कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएचईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं अगर आप, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो तो हम लोग डिस्कस करते हैं पहला एमसीक्यू। द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इज़ नोन एज डैश इकोनॉमी। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी सोशलिज्म, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक एंड ऑप्शन डी मिक्स्ड। तो देखिए ऐसी कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम है, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो ऑनरशिप होती है वो मतलब प्राइवेट ऑनरशिप होती है, ठीक है। एंटरप्राइजेस फ्री रहती हैं चार्ज करने के लिए, ठीक है, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और यहाँ का मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट मोटिव रहता है। कंपटीशन जो रहता है वो हाई रहता है, ठीक है। तो ये तो है कैपिटलिज्म। सोशलिज्म में क्या रहता है कि जो भी सेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट की ओनरशिप में रहते हैं, सोशल वेलफेयर होता है और ऑक्यूपेशन में भी रेस्ट्रिक्शन होता है, कंपटीशन एब्सेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्टेट सारा कुछ ओन करती है, और अपॉर्चुनिटीज़ जो रहती हैं वो इक्वल रहती हैं, ठीक है। और देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी में को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो है दोनों मिल के काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर इज़ डी। ओके, वन सेकेंड, लेट मी, आंसर इज़ डी हियर। अब डेमोक्रेटिक में क्या है, लोकतंत्र वाला जो सिस्टम है उसमें क्या है, डेमोक्रेटिक इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर रूलर्स बाय वोटिंग फॉर देम इन द इलेक्शन। देखिए यहाँ पे उन लोगों को चूज़ किया जाता है वोटिंग से, ठीक है, कि जिनके हाथ में पावर होगी, जो मतलब देश को चलाएंगे, उन लोगों को चूज़ किया जाता है, तो वो डेमोक्रेटिक होता है। कैपिटल, सोशलिज्म, मिक्स्ड बता दिया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है डी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फिजिकल पॉलिसी रेफर टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डैश। देखिए जो फिजिकल पॉलिसी है, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू से बेसिकली रिलेटेड होती है, बट यहाँ पे रेवेन्यू ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पब्लिक डेब्ट, ऑप्शन बी बजट, ऑप्शन सी पॉलिसीज़, ऑप्शन डी डिपॉजिट। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है, आंसर इज़ बी, बी इज़ द राइट आंसर। देखिए फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है कि जो भी पॉलिसी बनती हैं, आपके कितना टैक्स लिया जाएगा, ठीक है, उस कितना आप उस टैक्स का कितना परसेंटेज आप एक्सपेंडिचर करोगे, और कौन से मतलब रेवेन्यू जिनसे जनरेट होगी, मतलब आप रेवेन्यू को कैसे यूज़ करोगे, कितना एक्सपेंस करोगे, कैसी टैक्सेशन पॉलिसी लाओगे, जो एक बजट तैयार किया जाता है साल भर के लिए कि इस सेक्टर में इतना इतना पैसा यूज़ होगा, ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, किसी भी कंट्री की फिजिकल पॉलिसी को डिफाइन करती हैं। सो सेकेंड आंसर इज़ बी, सेकेंड का आंसर है बी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच कैन बी द मैथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देखिए प्राइवेटाइजेशन का मैथड यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए डी नेशनलाइजेशन, ऑप्शन बी परचेजिंग शेयर, ऑप्शन सी टेक ओवर्स, ऑप्शन डी मर्जर। देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो तो डी नेशनलाइजेशन है। अब देखिए डी नेशनलाइजेशन क्या होता है, डी नेशनलाइजेशन वो होता है जहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं ना, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है कि पब्लिक सेक्टर की जो ऑनरशिप है उसको
किन्हें प्रोवाइड कर देती है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर्स को दे देती है हिस्सा, उसको हम डीनेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो डीनेशनलाइजेशन इज़ द मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। किसी भी सेक्टर को अगर प्राइवेटाइज करना है तो डीनेशनलाइजेशन जो है वो एक मेथड है जिससे कि प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। तो थर्ड का आंसर है ऑप्शन ए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, इन इंडिया लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन बिगिन फ्रॉम। भारत में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? देखिए, पहले तो आप लिबरलाइजेशन को समझिए कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन वो स्टेज होती है जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस को कम किया जाता है, प्रोसीजर को थोड़ा इजी कर दिया जाता है। प्राइवेटाइजेशन जो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट अपना मतलब हिस्सा हटा के प्राइवेट लोगों को मौका देती है, इंडिविजुअल्स को मौका देती है कि आप आइए और इन्वेस्ट करिए, ठीक है। वो होता है प्राइवेटाइजेशन, जहाँ मतलब बाकी प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इंडिया में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1981 एंड ऑप्शन डी 1947। तो देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है ए। ए इज़ द राइट आंसर हियर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 एम्ड एट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1948 में आई थी, देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो बीच बीच में चेंज हुई थी, लेकिन यहाँ पे 1948 की बात कर रहा है कि उसका एम क्या था। ऑप्शन ए, द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन बी, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन डी, डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर तो हमारा वहीं पे कट हो जाएगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहीं पे कट हो जाएगा, सर्विस सेक्टर भी वहीं पे कट हो जाएगा। बचेगा क्या? देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो आंसर विल बी द ए, द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में जो आई थी उसका एम था कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक। नाउ क्वेश्चन 6, विच सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टेट अबाउट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वो होती हैं जब आप, जैसे कोई विक्रेता है, कोई सेलर है, ठीक है, उसने मतलब कोई आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट थमा दिया, मतलब ब्रांडेड बता के और ब्रांडेड प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज करके आपसे कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट थमा दिया, ठीक है, या लोकल प्रोडक्ट थमा दिया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट थमा दिया कि जो आप मतलब आप जो चीज़ मांग रहे हो वो काम करता ही ना हो, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मतलब बेसिकली झूठ बोलना, नाप तौल में गड़बड़ कर देना, क्वांटिटी क्वालिटी जो एक स्टैंडर्ड होता है उसको गिरा देना, वो होती हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती हैं। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आ जाएंगे तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2 में आता है, 1R में। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन, हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए काउंसिल बनाई गई है, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई है उसका चेयरमैन कौन हो सकता है? तो ऑप्शन ए, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट जज। ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ऑप्शन डी, डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर। तो देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसका जो चेयरमैन होगा वो होगा उस डिस्ट्रिक्ट का, 1 सेकेंड, उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें जो सेंट्रल लेवल पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है ना, उसका जो मतलब चेयरमैन होगा वो होगा कंज्यूमर अफेयर से जो मतलब मिनिस्टर होंगे कंज्यूमर अफेयर के सेंट्रल लेवल के, तो वो होंगे वहाँ के चेयरमैन, ठीक है, सेंट्रल लेवल के। यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन होंगे कलेक्टर उस डिस्ट्रिक्ट के। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन इज, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स। ऑप्शन ए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी, ह्यूमन रिसोर्स। ऑप्शन सी, टेंजिबल गुड्स एंड ऑप्शन डी, इनटेंजिबल गुड्स। देखिए, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्लूड करता है टेंजिबल गुड्स को, ठीक है। टेंजिबल गुड्स यानी जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो होते हैं टेंजिबल गुड्स।
ओके तो देखिए, अगर आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना है तो मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो आप लोग अगर उन तीनों वीडियोस को देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन कैपिटल एंड लेबर आर मूव्ड इंटरनेशनली इट विल हेल्प इन डेवलपिंग। देखिए, जब कैपिटल और लेबर दोनों ही चीज़ें इंटरनेशनली मूव करेंगी तो किस चीज़ में हेल्प करेंगी? डेवलपिंग ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ गेन, क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ गेन का मतलब करेंगी, या कैपिटल गेन करेंगी, या मोर गेन फ्रॉम इनकम, या मोर गेन फ्रॉम ट्रेड, ठीक है। तो इसमें आंसर जो है वो है सी। अगर इनकम आ गई तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी, कैपिटल ग्रोथ भी हो जाएगी, और ट्रेड में भी गेन होगा, ठीक है। तो 9th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ 10th इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज आर अलाउड अंडर WTO। देखिए, WTO के अंतर्गत कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। अब उन सब्सिडीज़ में आता है कुछ को ग्रीन बॉक्स, जैसे ट्रैफिक की लाइट्स होती है ना, उसी तरह से आप समझिए, कुछ ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, रेड बॉक्स है और एम्बर बॉक्स है। तो ग्रीन बॉक्स में उन सारी सब्सिडीज़ को रखा गया है जिनको परमिट किया गया है, ठीक है। परमिट किया गया है, जैसे इसमें आ जाता है आपका रिसर्च से रिलेटेड, डीजल कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा राहत के लिए जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी सब्सिडीज़ को इसमें रखा गया है, ठीक है। अब आता है हमारा ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स से पहले हम जानेंगे एम्बर बॉक्स के बारे में। एम्बर बॉक्स वो बॉक्स है जहाँ पे वो सारी सब्सिडीज़ को रखा गया है जो कि डिस्टॉर्ट करती हैं प्रोडक्शन और ट्रेड को, मतलब जिन्हें धीरे धीरे कम करना है, ठीक है। इसमें एक सीमा तय की गई है जिसको हम बोलते हैं डिमिनिमस, जिसको कहते हैं, मतलब इससे ऊपर इस एक लेवल तैयार किया गया है जिससे ऊपर हमें नहीं जाना है, और इन सब्सिडीज़ को हमें धीरे धीरे क्या करना है, बंद करना है, ठीक है। स्लो डाउन से आप याद रखिएगा। ग्रीन बॉक्स में क्या है, सब्सिडीज़ वो सारी हैं जिनको परमिट किया गया है। एम्बर बॉक्स में वो सारी सब्सिडीज़ जिन्हें स्लो डाउन धीरे धीरे बंद करना है। और ब्लू बॉक्स जो है वो एम्बर बॉक्स की ही तरह है, बट यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे मिनिमम डिस्टॉर्शन किया गया है, ठीक है। और मतलब इसमें इसके तहत ना आर्थिक सहायता दी जाती है, और इसका उद्देश्य ये है कि जो भी व्यापार में बाधा आती हैं उनको कम करना है, ठीक है। तो ये है हमारा ब्लू बॉक्स। रेड बॉक्स मीन्स एम्प्टी बॉक्स, ठीक है। सब्सिडीज़ दैट मस्ट बी स्टॉप्ड, यानी वो सारी चीज़ें जिन्हें एकदम बंद कर देना चाहिए। रेड ट्रैफिक लाइट जलती है तो क्या होता है, हम लोग रुक जाते हैं ना, ग्रीन होती है तो चल देते हैं, ठीक, जस्ट लाइक दैट। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द आर अलाउड अंडर WTO। वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे अलाउ किस सब्सिडीज़ को किया गया है, तो अलाउ किया गया है ग्रीन बॉक्स को, ठीक है। ब्लू बॉक्स को क्या किया गया है, ब्लू बॉक्स को भी मतलब कम ही करना है, एम्बर बॉक्स को भी कम करना है, ठीक है। रेड बॉक्स को तो एकदम स्टॉप ही कर देना है, मतलब फुल्ली अगर अलाउ किया गया है तो दैट इज़ ग्रीन बॉक्स अंडर द WTO, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई हैं WTO के द्वारा। और 9th का हमारा आंसर था मोर गेन फ्रॉम इनकम। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट WTO। इनमें से कौन सा कथन जो कि WTO के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए, WTO इज़ अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी, उरुग्वे राउंड गिव द बर्थ टू द WTO। ऑप्शन सी, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द हाइएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द WTO। ऑप्शन डी, WTO वॉज ऑफिशियली constituted on 1st January 1991। तो देखिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको देखना है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सही नहीं है, WTO वॉज ऑफिशियली कंस्टिट्यूटेड ऑन जनवरी 1991, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि WTO कब बना था। अभी वीडियो को पॉज करिए और आप कमेंट करिए कि WTO कब ऑफिशियली आया था, ठीक है। अब देखिए, WTO जो है वो परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उरुग्वे राउंड में हुआ था इसका बर्थ, ठीक है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो उसकी हाईएस्ट पॉलिसी, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना WTO का, उसमें सबसे टॉप में आती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक। अब देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, नाफ्टा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। नाफ्टा जो है
वो किसका एग्जाम्पल है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कस्टम मार्केट, ऑप्शन बी कस्टमर यूनियन, ऑप्शन सी इकोनॉमिक कम्युनिटी, ऑप्शन डी फ्री ट्रेड एरिया। देखिए अगर हम नाफ्टा का फुल फॉर्म देखें तो नाफ्टा का फुल फॉर्म ही है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए इसके नाम से ही पता चल जाता है, तो आंसर इज डी फ्री ट्रेड एरिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, anything that a government might to do affect multinational adversely is known as, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी काम किया गया जो मल्टीनेशनल ट्रेड को एडवर्सली अफेक्ट करेगा, तो वो किस चीज़ में आता है, मतलब उसका रिस्क जो है उस रिस्क को हम किस कैटेगरी में मतलब डालेंगे। ऑप्शन ए एक्सचेंज रेट रिस्क, ऑप्शन बी बिजनेस रिस्क, ऑप्शन सी सेल्स रिस्क, ऑप्शन डी पॉलिटिकल रिस्क। देखिए जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है वो हमारा आएगा पॉलिटिकल रिस्क की कैटेगरी में, ठीक है। एक्सचेंज रेट रिस्क यानी करेंसी एक्सचेंज रेट जो इन सब से रिलेटेड होता है वो जाएगा हमारा एक्सचेंज रेट की कैटेगरी में। बिजनेस यानी मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं बिजनेस रिस्क में। बेसिकली जो बिजनेस के मतलब इंटरनली जो अफेक्ट करेंगी वो सारी चीज़ें हैं बिजनेस रिस्क। सेल्स रिस्क नाम से ही पता है, सेल्स से रिलेटेड जो रिस्क होगा, लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है वो आएगा हमारा पॉलिटिकल रिस्क में। पॉलिटिकल रिस्क में हम कह सकते हैं कि जैसे वो सारे डिसीजंस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है, या तो पॉलिटिकल डिसीजंस हो गए या इवेंट्स हो गए या कोई कंडीशन है जो कि बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट करता है, वो आता है हमारा पॉलिटिकल रिस्क में। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल रिस्क। देखिए अगेन एक क्वेश्चन आ गया पॉलिटिकल रिस्क पे। ऑप्शन ए चेंज इन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सिविल अनरेस्ट, ऑप्शन सी वॉर, ऑप्शन डी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है ये है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारा बिजनेस रिस्क में आता है, ना कि पॉलिटिकल रिस्क में। ओके, नाफ्टा का आंसर था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाउ व्हाट आर द 6 एलिमेंट ऑफ PEST एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस आप लोग देखिए कि इसमें से क्या हो सकता है। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। देखिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। पॉलिटिकल, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल एंड टी से टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। अब देखिए अगर हम पॉलिटिकल फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर की बात करते हैं, ये सारे बिजनेस के फैक्टर्स में आते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स में आ जाएगा हमारा गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी या टैक्सेशन पॉलिसी या कोई रेगुलेशन ट्रेंड है या लेवल ऑफ करप्शन, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीज़ें आती हैं पॉलिटिकल फैक्टर पे, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर में आता है जैसे लेबर का कॉस्ट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आए हैं या बिजनेस साइकिल के स्टेजेस हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी इकोनॉमिक फैक्टर में, ठीक। सोशल फैक्टर आ जाते हैं हमारी, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जेंडर और एथनिक डाइवर्सिटी, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं सोशल फैक्टर पे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है हमारा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, और इम्पैक्ट ऑफ जितनी मतलब टेक्नोलॉजी आ रही हैं इनका क्या इम्पैक्ट है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी डिफ्यूज़न, डिस्ट्रप्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में, ठीक है। तो पेस्ट एनालिसिस जो होता है वो एनालिसिस करता है पॉलिटिकल फैक्टर्स को, इकोनॉमिक फैक्टर्स को, सोशल फैक्टर्स को एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज़ विच ईयर वॉज IMF इस्टेब्लिश्ड। देखिए सबसे ईजी क्वेश्चन है और IMF का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग प्लीज़ उसको देखिए। IMF का है, WTO का है और इसका है क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक का है। इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। आप वीडियो तो देखिए ही, साथ ही साथ आप गूगल पे जाइए, इनकी वेबसाइट पे जाइए और उसके बारे में पढ़िए, उसके लोगों को देखिए, ठीक है, जो भी मतलब इन इंस्टीट्यूशंस के दिए हुए हैं उससे और ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपको। हाँ, तो विच ईयर वॉज IMF इस्टेब्लिश्ड, तो इसका आंसर है 1945। देखिए
फॉर्मली एग्जिस्ट हुआ था 1945 में, लेकिन वैसे इसका जो वैसा डेट है वो है 1944। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों एक साथ ही आए थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। इनमें से कौन सा मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा IMF का। देखिए ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, चाहे IMF का हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे UNCTAD का हो, ठीक। इनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है ए टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन। क्या इंटरनेशनली मॉनेटरी कॉरपोरेशन को बढ़ावा देता है IMF। ऑप्शन बी टू प्रोवाइड लोन टू प्राइवेट सेक्टर। क्या प्राइवेट सेक्टर वालों को लोन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी क्या इंश्योर करता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को। ऑप्शन डी कि क्या इंश्योर करता है बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड को। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को IMF लोन नहीं प्रोवाइड करता है। IMF लोन प्रोवाइड करता है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ में IMF डील करता है, वो प्राइवेट सेक्टर्स के साथ में डील नहीं करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द BOP ऑफ अ कंट्री इज एडवर्स देन विच इंस्टीट्यूशन विल हेल्प दैट कंट्री। देखिए अगर किसी कंट्री की BOP एडवर्स जा रही है या BOP डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में उस कंट्री की मदद कौन सा इंस्टीट्यूशन करेगा, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, क्या वर्ल्ड बैंक मदद करेगा। ऑप्शन बी IMF। ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो देखिए अगर BOP से रिलेटेड कोई समस्या है तो वहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आएगा मदद करने, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक डील करता है, जैसे अगर मान लो आपको आपकी कंट्री को लोन चाहिए ग्रोथ से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा लोन, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक मदद करेगा। लेकिन अगर BOP जहाँ नाम आ जाता है तो वहाँ पे आप याद रखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। नाउ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ल्ड बैंक इज़ मेड अप ऑफ डैश मेंबर कंट्री। में वर्ल्ड बैंक जो है वो कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं अभी, तो उसकी हैं 189। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसका था बी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स एंड रिवाइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनमें से 4 संस्थाएं दी हुई हैं, इनमें से कौन सी संस्था का ऑब्जेक्टिव है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर हो और वहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो। तो देखिए यहाँ पे ILO एक संस्था है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि फुल एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स को मिले, ठीक है। ILO क्या है? ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप लोग याद रखिएगा कि ILO क्या है। ILO के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे ये कह सकते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट देना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिवाइज करना, असाइनिंग ऑक्यूपेशन टू चॉइस ऑफ लेबर, मतलब लेबर की जो मतलब उनको ऑक्यूपेशन चाहिए, मतलब जो वो काम करना चाहते हैं उन्हें वही काम देना, ट्रेनिंग देना, ठीक है। और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना लाइफ से, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। चाइल्ड वेलफेयर की प्रोविज़न लाना, मैटरनिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ILO। ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ IMF। IMF का क्या रोल है? ऑप्शन ए, इट कंट्रोल्स द बजट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ऑप्शन बी, इट एक्ट एज अ फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ऑप्शन सी, प्रमोट फ्री इंटरनेशनल ट्रेड। ऑप्शन डी, इट ऑब्जर्व वर्ल्ड एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड मल्टीलेटरल पेमेंट। देखिए यहाँ पे IMF का क्या रोल है पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड एक्सचेंज रेट को देखता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैंने बोला ना जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात आती है वहाँ पे IMF होता है, ठीक है। अब देखिए मल्टीलेटरल पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें देखता है, ठीक। देखिए जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए और उन्हें नोट डाउन किया करिए, क्योंकि मैं अलग से स्लाइड्स नहीं ऐड की हैं मैंने, और ये सारे जितने भी MCQs हैं ये खुद से टाइप करती हूँ मैं, तो ज़्यादा ऐड नहीं कर पाती हूँ, बट मैं जितना भी वर्बली बताती हूँ आप उसे नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। और अपने
मतलब स्कोर्स जितने आप सॉल्व करते होंगे ना, वीडियो को पॉज किया करिए, अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। फिर उसके बाद में अपने लास्ट में जो भी स्कोर्स होंगे ना उसको ज़रूर कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बिल्कुल कर दीजिएगा, और बताइएगा ये हेल्पफुल है कि नहीं है, या किस यूनिट से रिलेटेड मैं एमसीक्यू लेके आऊँ, ठीक है, ये सब भी बताइएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 22, द UNCTAD वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1964 एंड द हेड क्वार्टर इन। UNCTAD जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1964 में हुआ था, लेकिन उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए उसका UNCTAD का हेड क्वार्टर जो है वो जनेवा में है। ओके, तो राइट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, the organization which accelerate and promote industrial development in developing country, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है इन डेवलपिंग कंट्री, ओके, नॉट डेवलप कंट्री। तो आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड किया करिए। तो ऑप्शन ए UNCTAD, ऑप्शन बी UNIDO, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी IBRD। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। 1 सेकेंड, 22 का बी था, 23 का भी बी ही है। हाँ, तो UNIDO क्या है? UNIDO का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करती है, फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, फॉर इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन, फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टीमेटली GATT वॉज रिप्लेस्ड बाय डैश इन 1995। 1995 में GATT किसके द्वारा रिप्लेस हुआ था? तो देखिए GATT रिप्लेस हुआ था WTO के द्वारा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। एक वीडियो बना हुआ है GATT का, WTO का, बहुत अच्छा वीडियो है। WTO का तो मतलब आपको उसमें बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आए, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो ज़रूर देखें, ठीक है। नाउ 25th क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन के कुछ इस क्वेश्चन में कुछ सीक्वेंसेस दिए गए हैं, आपको करेक्ट सीक्वेंस पहचानना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जो कि एग्ज़ाम को लेंथी बना देते हैं, ये तो फिर भी बहुत छोटा है, बट ऐसे बहुत सारे आते हैं जिनमें प्रोसेस पूछ ली जाती है, लंबी लंबी प्रोसेस दे देंगे और फिर उसमें आपको उनको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको सही सीक्वेंस को समझना है। तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ 25th का। 1 सेकेंड, आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। देखिए इंटरनेशनलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम डोमेस्टिक ऑपरेशन करते हैं, मींस अपने घर में, अपने देश में हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहीं पे सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब हम इंटरनेशनल स्टेज पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम जब मल्टीनेशनल की स्टेज में जाते हैं तो हम कुछ अपनी मतलब एक से अधिक दो या दो से अधिक देशों के बीच अपन व्यापार शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे सब्सिडरीज ओपन कर दिए, जॉइंट वेंचर्स आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मल्टीनेशनल ऑपरेशंस जिसे कहा जाता है, ये करने लग जाते हैं। फिर हम आते हैं ट्रांसनेशनल में। ट्रांसनेशनल्स में वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, लाइक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मोर देन टू कंट्रीज़, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट कर देंगे, एसेट मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब आप बहुत सारे देशों के साथ एक साथ काम करते हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसनेशनल। ओके, फिर देखिए ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू, क्वेश्चन नंबर 26, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू, ग्लोबलाइजेशन का रेफर किससे है? ए इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी लेस फॉरेन ट्रेड, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक ट्रेड। तो ग्लोबलाइजेशन का तात्पर्य किससे है? तो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड एंड interdependent वर्ल्ड। Now questions 27 is the main promoter of trade liberalization and settlement of dispute। देखिए जो लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देता है और डिस्प्यूट सेटलमेंट करता है, यानी विवादों का सेटलमेंट करता है, वो कौन सी इंस्टीट्यूशन है इनमें से? नाफ्टा है, साफ्टा है, WTO है कि EU है? तो देखिए ऑप्शन
सी इज़ द राइट आंसर हियर, WTO। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28th, when two or more firms come together to create new business entity that is legally separate and distinct from its parents is known as। देखिए जब दो या दो से अधिक फर्म्स एक साथ काम करती हैं और नया बिजनेस एक स्टार्ट करती हैं, ठीक है, अपने मतलब पेरेंट बिजनेस से अलग हट के, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जॉइंट वेंचर। ठीक है, जब मतलब दो कंपनीज आकर के इकट्ठा काम करने लग जाएं, ठीक है, वो होगा हमारा जॉइंट वेंचर। ठीक है, फ्रेंचाइजिंग का मतलब है फ्रेंचाइजी ले लेना, जैसे डोमिनोज़ है तो उसकी फ्रेंचाइजी ले ली हमने, यहाँ पे डोमिनोज़ का एक खोल लिया। ठीक है, अब उसमें हम जैसे वहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता और ये सब चोकोलावा केक वगैरह देते हैं, वहीं पे ये सेम सेम सर्विसेज ये सब होता है फ्रेंचाइजी में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये होता है कि हम कोई काम, जैसे मान लीजिए हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी को कि आपको कार का इतना पार्ट बनाना है, तो वो होगा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। या फिर हमारा कोई प्रोजेक्ट है उसका हमने बता दिया कि आप इसका इतना % काम करके दीजिए, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे देना बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स। एक्विजिशन मतलब मान लो अगर ए और बी कंपनी है, ठीक है, ए ने एक्वायर कर लिया अगर बी कंपनी के शेयर्स को, ठीक है, 51% से ज़्यादा, तो वो हो जाएगा हमारा एक्विजिशन। मतलब टेक ओवर, एक्विजिशन बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से होता है, टेक ओवर के माध्यम से भी होता है। नाउ 29th क्वेश्चन इज डंपिंग रेफर्स टू ऑप्शन ए इंक्रीज टैरिफ, ऑप्शन बी सेल्स ऑफ गुड्स अब्रॉड एट लो प्राइस देन इन होम मार्केट, ऑप्शन सी बाइंग एट लो प्राइस एंड सेलिंग एट हाई प्राइस, ऑप्शन डी एक्सपेंसिव गुड्स सोल्ड एट लो प्राइस। डंपिंग का मतलब क्या है? क्या टैरिफ को बढ़ा देना, क्या मतलब ज़्यादा प्राइस में सेल करना प्रोडक्ट को अपने मतलब होम मार्केट से ज़्यादा प्राइस में आप लो प्राइस में अगर आप सेल कर रहे हो, होम में अगर महंगा बेच रहे हो और अब्रॉड में आप लोअर प्राइस में सेल कर रहे हो, या फिर आप लो प्राइस में ख़रीदते हो और हाई प्राइस में सेल करते हो, या फिर एक्सपेंसिव गुड्स को आप लो प्राइस में सेल कर रहे हो। तो डंपिंग क्या है? डंपिंग इसका आंसर है हमारा बी। 29th का आंसर इज बी, सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट लो प्राइस देन इन होम मार्केट। मतलब अब्रॉड में लो प्राइस में सेल करना होम मार्केट से। ठीक है, मतलब आप होम मार्केट में महंगा बेचते हो और बाहर आप थोड़ा सा सस्ता बेचते हो। ओके, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड का कॉन्टेक्स्ट है डंपिंग। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशन। अब इनमें से 4 चीज़ें दी हुई हैं, इसमें से कौन सा मतलब 2 नेशन के बीच में एग्रीमेंट होता है वो आपको बताना है। TNC, ऑप्शन ए TNC, ऑप्शन बी ग्रे मार्केट, ऑप्शन सी काउंटर ट्रेड, ऑप्शन डी MNC। तो यहाँ पे इसका आंसर है काउंटर ट्रेड। Counter trade is a reciprocal form of international trade in which goods or services are exchanged for other goods and services rather than for hard currency। ठीक है, this type of international trade is more common in developing countries with limited foreign exchange or credit facility। देखिए लास्ट क्वेश्चन हो गया और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से। कुछ नहीं समझ में आया है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो। ओके, और कैसा लगा ये बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।